कौन सी वो 3 बड़ी बातें हैं जो आप मानते हैं कि देश की इकोनॉमी को, अर्थव्यवस्था को इस वक्त जरूरत है, और उसके लिए से कौन से वो 3 कदम हैं जो इस बजट में उठाए जाने चाहिए? राजीव जी। धन्यवाद अंजना जी। मेरे ख्याल में जो 3 चीज़ें आपने उठाई उसमें मेरा जो अपना है वो विचार वो ये है कि पहली चीज़ तो है कि अर्थव्यवस्था की गति को मेंटेन करना है। तो इसलिए हमें जो इन्वेस्टमेंट, जो केपेक्स, कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, पब्लिक कैपिटल एक्सपेंडिचर है, उसकी गति को बनाए रखना है। पहली चीज़ तो वो होगी। वो पिछले कुछ सालों में उसको बहुत अच्छी तरह से बढ़ाया गया था, उसको और बढ़ा के रखना है। दूसरा ये है कि जो वित्तीय घाटा है उस पर अनुशासन करना है कि जिससे जो हमारा लक्ष्य है कि 2025-26 में ये घटकर 4.5% हो जाए, वो उस पर हम लोग बरकरार रहें, उस पर चलें, क्योंकि उससे जो है वो एक निश्चितता आती है और जो निवेशक हैं उनको महसूस होता है कि हम मैक्रो इकॉनमी जो है वो हमारे कंट्रोल में है। और तीसरी चीज़ जो है कि हमें अब फिर से ख़ास ख्याल देना पड़ेगा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पर, और ख़ास तौर से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इनफॉर्मल सेक्टर में और कृषि क्षेत्र में और स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज में, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन अब बहुत ज़रूरी हो गया है। क्योंकि अगर वो होता है तो हमारी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर फिर ठीक से और तेज़ी से बढ़ेगी और उससे अर्थव्यवस्था को और गति प्रदान होगी। सुभाष चंद्र गर्ग जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और क्योंकि सर आपका वास्ता भारतीय सरकार से रहा है, आप फॉर्मर फाइनेंस सेक्रेटरी रह चुके हैं, तो कितनी पशोपेश और कितनी दुविधा होती है इस अंतरिम बजट जो कि ठीक चुनाव से पहले होता है, क्योंकि पॉपुलिस्ट मेजर्स भी आपको लेने हैं, वोट पर भी नजर होती है, लेकिन ये भी देखना होता है कि ये संपूर्ण बजट नहीं है, इसमें बहुत ज्यादा घोषणाएं, बहुत ज्यादा ऐलान आप चुनाव से एंड पहले नहीं कर सकते। ये सही है। और 2019 में जब इंटरिम बजट आया था उस समय मैं सरकार में ही था। उस इंटरिम बजट को लिखने में मुझे अपॉर्चुनिटी मिली थी। ये देखिए, इंटरिम बजट जब होता है तो उस साल आप ये नहीं देख के चलते कि पूरे साल भर में क्या करना होगा, नीतियों को कैसे बढ़ाना होगा, अर्थव्यवस्था को कैसे गति देनी होगी। वो मसले जब रेगुलर बजट आएगा तो उस समय देखा जाएगा। इंतरिम बजट में ये रहता है कि एक तो आपके जो अकाउंट्स हैं, आपके जो रिसीट है और पेमेंट्स हैं, वो एक तरह से मैच हो जाएं, फिस्कल डेफिसिट बहुत ज़्यादा ना बढ़े। और दूसरा ये ध्यान में रखना पड़ता है कि भाई किस तरह से, क्योंकि ये रूलिंग पार्टी के लिए अपॉर्चुनिटी है कि आप उस अपने बजट को लेके आइए, कुछ ऐसा करिए। तो आपको याद दिलाऊं, 2019 में भी सरकार ने 3 बड़े कदम उठाए थे उस समय। एक तो सरकार ने 5 लाख रुपए तक इनकम टैक्स को लगभग ख़त्म कर दिया था। उससे तकरीबन उस समय 6-6.5 करोड़ करदाता थे, उसमें से 2.5-3 करोड़ करदाताओं का टैक्स माफ़ हो गया था। तो ये बहुत बड़ा मिडिल क्लास के लिए एक तरह से कदम था। दूसरा, ये पीएम किसान की जो योजना थी, ये भी उसी साल लाए थे। तो 6,000 रुपया हर 12 करोड़ किसानों को देने का वायदा किया, और साथ में एक इंस्टॉलमेंट इलेक्शन में जाने से पहले ही दे दी जाए, ये भी व्यवस्था की गई थी। और तीसरा एक बड़ा कदम उठाया था, एक योजना है जिसका नाम है पीएम श्रम योगी मानधन। तो उसके जरिए 50 करोड़ जो लोग वर्कर्स हैं उन तक पहुंचने की कोशिश की गई थी। तो ये भी इस बार भी यही वर्ग हैं, आप देख रहे हैं, बात कर रहे हैं सरकार की तरफ से, महिला, यूथ को हमारा किसान को हमारे लिए काम करना है। तो इस बार भी मुझे लगता है ऐसा ही कुछ होगा। जी ठीक है राजीव जी। किसान सम्मान निधि बढ़ेगा, बेसिकली सिंपल सा क्वेश्चन है जो पूछ रही हूँ, 6,000 से 9,000 करेंगे, 10,000 तक? मेरे ख्याल में नहीं होगा। अच्छा। क्योंकि पिछले 2019 और 2024 में बहुत फर्क है, और इसलिए ये वाला जो बजट है वो इंटरिम बजट है, जिसमें कि पार्लियामेंट की अनुमति चाहिए अगले 4 महीने के खर्चा पूरा करने के लिए। और मेरे ख्याल में वित्त मंत्री जो है वो इसी बात पर रहेंगी कि इसलिए कोई बहुत बड़ा पॉपुलिस्ट कदम उठाया जाए, मुझे अपेक्षा नहीं। बेरोजगारी दर को देखें तो 2017-18 में 6% बेरोजगारी दर थी, जो 2022-23 में घटकर 3.2 रह गई है। इसके अलावा मेरा ये भी सवाल था आपसे कि 5 मुख्य पॉइंट्स हैं इस बजट को लेकर। एक कहा जा रहा है कि स्टैंडर्ड डिडक्शन को बढ़ाने का ऐलान मुमकिन है। दूसरा ये कि जो एंट्री लेवल कार्स हैं और साथ ही जो 2 व्हीलर्स हैं उनकी बिक्री को बढ़ाने के लिए कुछ ऐलान किए जा सकते हैं। तीसरा, जो ग्रामीण डिमांड की जो सुस्ती है उसको दुरुस्त करने के लिए कोई ऐलान हो सकता है।
सकता है, या फिर जो डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन बढ़ा है इस रकम को सामाजिक योजनाओं के लिए ज्यादा खर्च किया जा सकता है? ये 5 पॉइंट्स हैं। इस डायरेक्शन में बजट में, इस बार के अंतरिम बजट में ऐलान संभव है? पहली बात तो जो आपने अनएम्प्लॉयमेंट रेट को लेके कही, ये PLFS का डेटा है, सरकार सर्वे करती है जी। उसके हिसाब से जो अनएम्प्लॉयमेंट की दर है वो 3.2% हो गई है और काफ़ी गिर गई है। लेकिन इससे हमें नहीं जाना चाहिए। हमें ये NSO का डेटा है। NSO PLFS से सर्वे करता है, उसका ये डेटा है। उस डेटा में 3 चीज़ें आती हैं। एक तो आती है कि सरकार देश में जो लोग वर्कर्स पार्टिसिपेशन, जो वर्कर्स है वर्कफोर्स में जाना चाहते हैं, उसकी संख्या में कोई बढ़ोतरी हो रही है या नहीं हो रही है, एम्प्लॉयमेंट की रेट क्या है, और तीसरी अनएम्प्लॉयमेंट की रेट क्या है। अनएम्प्लॉयमेंट की रेट जो है वो एक्चुअली निकल के आती है कि अगर आपका पास एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है तो बाकी वर्कर्स अनएम्प्लॉयड कम है, इसलिए अनएम्प्लॉयमेंट की रेट ज़्यादा हो जाती है। एक बड़ी चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा निकाल के दिया है उसमें एक बड़ा वर्ग जिसको एम्प्लॉयड बताया जा रहा है वो ये है कि जो ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं और जिनको तनख्वाह नहीं मिलती हो, अनपेड फैमिली वर्कर, वो एक कैटेगरी है जिसको एम्प्लॉयमेंट के रूप में सबसे ज़्यादा बढ़ा है। अगर आप उसको अनएम्प्लॉयड माने तो ये 3.5%, 3.2% जो है वो 6-6.5% हो जाएगा। तो ये डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट की तरफ हमने शिफ्ट कर दिया अनएम्प्लॉयड को, और इससे ये आंकड़ा ज़्यादा दिख रहा है। तो ये है रूरल डिस्ट्रेस है। आप रूरल वेजेस के आंकड़े भी देखें तो रूरल साइड में वेजेस में भी बढ़ोतरी नहीं है। तो सरकार को निश्चित रूप से इस बजट में इस वर्ग के लिए करना पड़ेगा। हमारे पास एक वो बना हुआ है अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स का, एक पूरी वेबसाइट बनाई है सरकार ने जिसमें 30 करोड़ लोगों ने रजिस्टर कर रखा है जो चाहते हैं कि भाई हमें कुछ ना कुछ मिले, हमें एम्प्लॉयमेंट मिले, बेहतर वेजेस मिले। तो उस ग्रुप के लिए तो सरकार को निश्चित रूप से कुछ करना पड़ेगा। दूसरे जो आपने और बातें कही 4-5 में, उसमें मैं केवल एक ही चीज़ उठाना चाहता हूँ कि ये सही है कि हमारे देश में इस साल कॉरपोरेट टैक्स में और पर्सनल इनकम टैक्स दोनों में मिला के काफ़ी अच्छी गति आई है। करीब 24-25% की एनुअल रेट की ग्रोथ है इन दोनों टैक्सेस में मिला के। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्सेस में GST में 12-13% है, और एक्साइज और कस्टम्स है उसमें बहुत कम रेट है। इनफैक्ट नेगेटिव भी रेट है एक्साइज ड्यूटीज़ में। कुल मिला के 13-14% ही है ग्रोथ की, वो बहुत ज़्यादा नहीं है। तो आप टैक्सेस से ये नहीं ले सकते कि आपके पास बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज आ गए और उसके कारण से आप खर्चा कर पाएंगे। ठीक है।